तुम्हारी माँ और बाबूजी को नहीं बता सकते थे तो क्या हुआ, मुझे ही बता देते। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरी भाभी आई है, एक लौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ। मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ। आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननन जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननन बहुत मायने रखती है। आप तो इस चीज को समझती हो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ। आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो, रुको मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो आप, ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है। इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी, ये लो सूट। अरे ननन जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती, चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननन को दिखाती है। देखो ननन जी, कैसा लग रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सामने रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छी हो ननन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननंद के कमरे में आती है तो वो ननंद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं, कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननन जी, आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है, इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी, आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननन जी, बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी। आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननन बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननन जी, भगवान ऐसी ननन हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है। ननद के सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है, मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी।
मेरी दोनों बहू का इस घर में स्वागत है। अंदर आ जाओ, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। केसरी ऐसा सोचकर अपने मन में सोच रही होती है। अब मेरी दोनों बहू आ गई हैं, इस घर को अच्छे से संभाल लेंगी, जैसे कि मैंने संभाला है। ऊपर से अब ठंड में मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी बहुत सुंदर है मेरा ससुराल। अपना ससुराल देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस क्या बताऊं। मेरी तो सारी ठंड भी भाग गई। यहाँ तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। सच कहूँ तो बहुत सुंदर लग रहा है ससुराल। पहले तो मैंने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि सब बढ़िया है। दोनों बहू के चेहरे पर मुस्कान थी। तुम दोनों बहुत थक चुकी होगी और तुम्हें ठंड भी लग रही होगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ। उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करेंगे। केसरी ऐसा कहकर अपनी दोनों बहू को उनके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ दोनों बहू थोड़ी देर आराम करती हैं। कुछ ही देर में केसरी उनके पास आती है और उन्हें पहली रसोई की रस्म के लिए बुलाती है। तुम दोनों ने आराम तो कर ही लिया होगा, चलो पहली रसोई की रस्म भी कर लेते हैं। केसरी ऐसा कहने के बाद दोनों बहू को ठंड में रसोई में छोड़कर बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में फिर से वो दोबारा आती है। मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें सामान निकाल कर देना ही भूल गई, अभी देती हूँ। केसरी रसोई में आकर एक कटोरी लेती है और उसमें 6 चम्मच चीनी डालती है, 2 गिलास दूध निकाल कर रख देती है और साथ में 2 कटोरी चावल निकाल के डोंगे में रख देती है। ये रहा सारा सामान। अब तुम अच्छी सी स्वादिष्ट खीर बनाकर सभी के लिए मीठे में लेकर आ जाना। केसरी इतना कहकर रसोई से बाहर चली जाती है और दोनों बहू एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं। लगता है माँ जी हमें कुछ ज्यादा ही भली समझ रही हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें ये लग रहा होगा कि हमें खाना बनाना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। ज्यादा बनाएंगे ताकि रात को खाने को मिल जाए। खाने के बाद कुछ मीठा अच्छा लगता है। इस तरह आराध्या और राधिका दूध चीनी चावल निकाल कर ज्यादा सी खीर बना लेती हैं, जिसके बाद वो खीर परोसकर घर में सभी को देती हैं। बहुत अच्छी खीर बनाई है। वैसे ठंड में खीर अच्छी लगती है, लेकिन चलो खाना तो अच्छा बनाना आता है तुम्हें। कितनी अच्छी बात है, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरे जैसी आई है, थोड़े सामान में ही अच्छा खाना बनाना। केसरी ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। वो कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब दोपहर का खाना बनाने की बारी आती है, तो दोनों बहू ठंड में रसोई में आती है। कुछ ही देर में केसरी भी रसोई में आती है। अरे इस वक्त तुम रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी हमने सोचा कि समय पर ही दोपहर का खाना बना देते हैं। अरे दोपहर के खाने की क्या जरूरत है, सीधा शाम को खाना बनाना चाहिए ना। वैसे भी ठंड में इतनी भूख कहाँ लगती है, और इस पतीले में क्या रखा है? केसरी तब पतीले को देखती है तो उसके अंदर खीर होती है। हे भगवान, इतनी सारी खीर! तुम दोनों ने इतनी सारी खीर कैसे बना दी, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ 2 कटोरी चावल दिए थे, 2 गिलास दूध दिया था। अरे माँ जी, हमने ज्यादा इसलिए बना ली थी ताकि हम रात तक आराम से खीर खाते रहें। हे भगवान, तुम्हारा पेट है कि कुआं? आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना मैं सामान दूंगी उतना ही बनेगा। ठंड में इतना खाना कोई नहीं खाता। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इस घर को चलाना है या घर की बर्बादी करनी है? आज से ही अपने कान में आटा लगा लो, फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए। राम राम राम, इतनी सारी खीर देखकर कहीं आज मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ऐसा बोलते बोलते केसरी अपने कमरे में चली जाती है और दोनों बहू ठंड में कांपते हुए एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। फिर आती है रात को खाना बनाने की बारी। तो रात को जब खाना बनाने दोनों बहू ठंड से कांपते हुए रसोई में जाती हैं, उनसे पहले वहां केसरी मौजूद होती है। उसने पहले ही सब कुछ गिनती करके निकाला होता है। देखो बहू, ये एक बैंगन है, 4 आलू हैं, साथ में मैंने आटा निकाल कर रख दिया है। इस आटे में से केवल 10 रोटी बननी चाहिए। 2 मेरी, 4 तुम दोनों की और 4 दोनों मेरे बेटों की। ऐसा कहकर केसरी रसोई में चली जाती है। इस तरह दोनों ही बहू कंजूस सास से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। रोटी बनाते बनाते आखिरी में 10 रोटी के बाद एक लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती हैं। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत ठंड लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ, तो गिनती का। मेरा तो पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती। सही बोल रही हो। ऊपर से रसोई में काम करते हुए ठंड लगती है। हमारी सास हमें एक हीटर भी नहीं ला कर दे सकती। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। 2 रोटी में मेरा क्या होगा? एक आखिरी में 10 रोटी के बाद एक लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती हैं। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत ठंड लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ, तो गिनती का। मेरा तो पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती।
आओ आओ मेरी तीनों प्यारी बहू, आ जाओ। आस्था, रीना, काव्या, धीरे से इस कलश को गिराकर आगे बढ़ो। जी माँ जी। तीनों दाएं पैर से कलश गिराकर प्रवेश करती हैं। अरे माँ जी, ये पत्तों की साड़ी वाली दोनों हमारी जेठानियां हैं क्या? किसी आदिवासी से कम नहीं लग रही हैं। मुझे तो लग रहा था कि किसी जंगल से भाग कर आई हैं। और हम तो दहेज में एसी, कूलर, सोफा सेट, माइक्रोवेव लाए हैं। ये गरीब बहू तो कुछ नहीं लाई माँ जी। लहंगा भी अच्छा है, प्योर ओरिजिनल फ्लावर से जो बना है। हाँ दीदी, वही तो, ये गरीब है ना, मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, इसलिए दहेज लेकर नहीं आई, वरना मैं तो निकलवा लेती। माँ, अपने समाज के लिए हमारी दोबारा शादी कर दी है तो गृह प्रवेश भी कर दीजिए। इन गरीबों का मैं गृह प्रवेश करूं? बिल्कुल नहीं। माँ जी, आशीर्वाद ही दे दीजिए। तभी वो अपनी दोनों बहू को आशीर्वाद देकर अपनी तीनों बहुओं को लेकर चली जाती है। अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। वहीं तीनों काली बहू घोड़े बेचकर सोती हैं और काम में मदद भी नहीं करवाती हैं। आस्था, काव्या, मैंने और रानी ने खाना बना दिया है, तुम जरा टेबल पर ये खाना लगा दो। ओ हेलो जेठानी जी, हम यहाँ पर आपके इशारों पर नाचने नहीं आए हैं। इतना सारा दहेज दिया है, एक काम को हाथ नहीं लगाएंगे। सुन रही है ना माँ जी आप? हाँ मेरी बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए घर का सारा काम तुम दोनों ही करोगी। बस रीना, आस्था, काव्या, तुम आराम से खाने के लिए बैठ जाओ। फिर दोनों गरीब बहू खाना लगा देती हैं, जिसके बाद सास और तीनों बहुएं मिलकर उनके बने खाने की बुराई करके खाना बीच में छोड़कर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है, घर का सारा काम दोनों गरीब बहुएं ही करती हैं। बार बार अंजना उन्हें गरीबी और दहेज के ताने देती है, वहीं तीनों काली बहू को अपने सर पर चढ़ा कर रखती है, घर का कोई काम नहीं करने देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी दीदी, ये आप कैसा पोछा लगा रही हैं? इतना गंदा, दोबारा से साफ करिए। अगर मैं यहाँ से फिसल जाती तो आपको छोड़ती नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ तूने कह दिया, वरना मैं इसे चमक देती। माँ जी, ये जगह साफ थी, फिर भी मैं दोबारा कर रही हूँ। आखिर आप हमारे दहेज न देने से इतना मनमुटाव मन में लेकर क्यों बैठी हैं? क्यों आप हमें अभी तक नहीं अपना पा रही हैं? जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार रखूंगी। अपनी बहू को सुनाकर अंजना फिर चली जाती है। एक शाम सभी को पड़ोसन की पार्टी में जाना था, फिर तीनों बहू बहुत ज्यादा मेकअप करके तैयार हो जाती हैं। अरे वाह, आज मेरी तीनों बहुएं इतनी अच्छी लग रही कि क्या बताऊं। तुमने तो इन दोनों को भी फेल कर दिया है ना माँ जी? हम तीनों गोरे लग रहे ना? आखिर इतना अच्छा मेकअप जो किया है। अब चलिए। हम भी तैयार हो गए माँ जी। चलो, आ गई मुंह उठाकर। फिर पांचों बहू पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां पड़ोसन की बहू चार्ली तीनों को देखकर कहती है, अरे कुछ दिन पहले तो मैं तुम तीनों को एकदम काला कोयला देखा था, आज इतनी चमक कैसे रही हो? अच्छा एक्सपेंसिव मेकअप किया है, अमीर जो हो, बट मुझे देखो, नेचुरल ब्यूटी है कि लाइट मेकअप कुछ नहीं। तो अपनी जेठानियों को ही देख लो, तुमसे ज्यादा सुंदर लगती हैं। लिमिट में बात करो। हाँ, हम अमीर हैं तो मेकअप भी वैसा ही करेंगे। एनी प्रॉब्लम? क्या है ना, तुम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है, तो लाइट मेकअप ही करोगे। उसके बावजूद भी तुम हम तीनों बहनों से काली लग रही हो। वही तो। श्रुति अपने बचपन की फ्रेंड दीपा से पहली बार मिलने उसके घर आई हुई है। पहली बार से मेरा मतलब है कि दीपा की शादी होने के बाद पहली बार वो दोनों हॉल में बैठी बातें कर रही हैं। और बता, क्या हालचाल है? कैसे है तेरे ससुराल वाले? और तेरी सास तुझे तंग तो नहीं करती? यार देख, सास तो सास ही होती है। मोहल्ले की हमारी भाभिया, ताई, चाची जो भी बताती है ना सास के बारे में, वो बिल्कुल सही बताती है। कुछ भी कर लो, सास कभी खुश नहीं होती और ना ही इम्प्रेस होती है। अरे चल जा, तू भी काम चोरी करती रही होगी, तभी तुझे तेरी सास टोकती होगी। तू उसे बुरा कहती है। तू देख ना, मैं अपनी सास के साथ कितने अच्छे से रहूंगी और मैं अपनी सास को हमेशा खुश रखूंगी। जो भी हमें पहली बार साथ में देखेगा वो यही समझेगा कि हम दोनों माँ बेटी है। बेटा, मैं भी शादी से पहले यही सोचती थी, लेकिन जब मैं ससुराल गई और सास के साथ रही तब पता चला कि सास एक अलग प्रकार की प्रजाति है, जिसे खुश करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुझसे बाद में मिलती हूँ। मेरी बहन का मैसेज आया है, मेरे ससुराल से मेरी शादी का जोड़ा आया है। देखो तो सही कैसा है।
कुछ दिनों बाद श्रुति की शादी राज से होने वाली है। शायद इसीलिए वो दीपा से मिलने के बहाने सास कैसी होती है ये जानने आई थी। कुछ दिनों बाद राज से शादी करके श्रुति उसके साथ विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, जहां उसकी बड़ी ही गर्मजोशी और खुशनुमा तरीके से स्वागत और गृह प्रवेश होता है। और फिर शाम को मुंह दिखाई की रस्म के बाद अगले दिन श्रुति की पहली रसोई होती है, जिसमें वो दाल मखनी, शाही पनीर, रोटी और खीर बनाती है और हॉल में बैठे अपने पति, सास, ससुर और दोनों नंदों को सर्व करती है। उसकी सास सरिता पहला ही कौर सब्जी रोटी खाती है और कहती है, बहू, सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है, तुझे खाना बनाना नहीं आता? इतना नमक डालते हैं सब्जी में? मायके में खाना नहीं बनाया क्या? और ऐसा खाना बनाकर खिलाएगी हमें? हमें बीमार करेगी क्या? अरे भगवान, शांत हो जाओ। हमारी बहू की पहली रसोई है तो शायद घबराहट हो गई होगी, इसीलिए थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। चुपचाप खा लो। सब लोग खाना खाते हैं और श्रुति को शगुन देते हैं। सबको खाना खिलाकर श्रुति अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर उदास होकर बैठ जाती है अपनी सास की बातों की वजह से। तभी वहां उसका पति राज आता है और उसके चेहरे पर उदासी देखकर कहता है, क्या हो गया? तुम उदास क्यों हो श्रुति? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने मम्मी जी की बातें नहीं सुनी। उन्होंने पहली रसोई में ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। बस इतनी सी बात से तुम बुरा मान गई? अरे तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हें डांटती होंगी, तो क्या तुम भी उनकी बातों को बुरा मानती थी? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, वो जुबान की कड़वी हो सकती हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। लगता है मेरी फ्रेंड सही बोलती थी। अगर मैं अपनी सास को खुश नहीं कर पाई तो मेरा क्या होगा यहाँ पर? श्रुति, अब तुम ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। सच में तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। राज के समझाने पर श्रुति सो जाती है। अगली सुबह श्रुति उठकर पूरे घर और किचन में झाड़ू पोछा लगाकर किचन में जाकर एक हाथ में फोन पकड़े अपनी फ्रेंड दीपा से बात करती हुई चाय बनाकर ट्रे में रखती है। वो ट्रे उठाती ही है कि ट्रे उसे छूट जाता है। फर्श पर चाय के कप और ट्रे गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास किचन में दौड़ी चली आती है। सत्यानाश, एक भी काम ढंग से नहीं करती, ध्यान का रहता है तुम्हारा। तभी सरिता देखती है कि श्रुति ने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है और वो सारी बात समझ जाती है। मैं सबको कहती हूँ कि फोन को एक तरफ रखकर काम किया करो, लेकिन फोन में न जाने कौन सी मिठाई मिलती है जो हाथ से छूटता ही नहीं। देख कितना नुकसान हो गया। अभी अभी तो तूने पोछा लगाया था, अब फिर से लगाना पड़ेगा। तेरा ही काम बड़ा है। श्रुति फोन एक तरफ रखकर ट्रे में टूटे हुए कप उठाने लगती है। मम्मी जी, ट्रे गलती से छूट गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। सरिता किचन में चली जाती है और श्रुति गीले कपड़े से फर्श पर पड़ी चाय साफ करने लगती है। आज दूसरा ही दिन है और दूसरी बार मेरी सास ने मुझे डांट दिया। चल बेटा श्रुति, कमर कस ले और अपने कानों को मजबूत कर ले, ससुराल में अपनी सास की डांट और ताने सुनने के लिए। श्रुति टूटे कप उठाकर और फर्श साफ करके एक बार फिर से चाय बनाने लगती है। और फिर रात के डिनर के लिए जब श्रुति किचन में खाना बना रही होती है, तब फिर से उसकी सास किचन में आती है और फर्श में चाय के दाग देखती है। अरे बहू, ये क्या है? जब यहाँ पर चाय गिर गई थी तो अच्छे से डिटर्जेंट डालकर पोछा लगाना था ना। पूरा फर्श चिपचिप हो रहा है और ये कैसे बेसरो जैसा काम करती है। थोड़ा ध्यान से काम किया कर, ध्यान का रहता है तेरा। मम्मी जी, मैंने करा तो था ध्यान से, अब कितना ध्यान से करूं? सरिता बाथरूम जाकर एक कप पानी में डिटर्जेंट घोल कर लाती है और कपड़े से किचन की फर्श अच्छे से साफ करती है। इतना ध्यान से ताकि दोबारा एक ही काम को ना करना पड़े। तो इस तरह अपनी सास की डांट सुनते हुए श्रुति के दिन ससुराल में बीतने लगते हैं। उसका पति राज ऑफिस चला जाता है, दोनों नंदे नव्या और रानी कॉलेज चली जाती हैं और उसके ससुर बसंत भी रिश्तेदारी में घूमते रहते हैं। घर में अकेली बचती है दोनों सास बहुएं। अपनी हर छोटी गलती में अपनी सास की टोका टोकी और डांट से दुखी होकर श्रुति शांत ही रहती है। एक दिन श्रुति अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी कॉलेज से उसकी दोनों नन्ने घर आती हैं और सीधे उसके कमरे में पहुंचती हैं। भाभी, आप तो घर पर अकेले बोर हो जाती होगी। भैया ऑफिस चले जाते हैं, हम दोनों बहनें भी कॉलेज चली जाती हैं, पापा भी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इतने दिनों में तो आप मम्मी का मिजाज समझ गई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करती, हमारे मोहल्ले का किटी पार्टी ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसमें मोहल्ले की सभी भाभियां ऐड है। इस तरह मोहल्ले की भाभियों से आपकी जान पहचान भी हो जाएगी और आपका मन भी लगा रहेगा। मम्मी जी मुझे घर से बाहर खड़े तक नहीं होने देती हैं, तो किटी पार्टी में कहाँ से जाने देगी। आज ही मोहल्ले की एक बहू आई थी, मम्मी जी ने मुझे उसके साथ बाहर खड़े तक नहीं होने दिया। भाभी, आप गलत समझ रही हो, हमारी मम्मी वैसी तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो बात है कि टोकती ज्यादा है, लेकिन वो अच्छे के लिए बोलती है। और हाँ, आप उनकी टेंशन मत लो, आप तो ग्रुप ज्वाइन करो। एक दो बार बोलने से तो हम परमिशन दिलवा ही देंगे मम्मी से आपको किटी पार्टी में जाने की। रानी अपने फोन से श्रुति को मोहल्ले की भाभियों का बना किटी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा देती है। तभी रानी ग्रुप में एक मैसेज पढ़ती है और कहती है,
भाभी चलो हमारे साथ, आज ही आपको मम्मी जी से पार्टी में जाने की परमिशन दिलवाते हैं। वो दोनों उसे हॉल में बैठी माला जप रही सरिता के पास ले जाती हैं और कहती हैं, मम्मी आज ना कुंती भाभी के यहाँ